तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। जैसे कि पता है कि आज का हमारा जो होगा ये आपका जो सामान्य मॉडल पेपर होगा वो पेपर कौन सा होगा आपका 8वें नंबर का होगा। ठीक है, किस नंबर का होगा? 8वें नंबर का होगा। और इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। जैसे आपकी पिछली कक्षाओं में क्वेश्चन 20 नंबर मिलते जा रहे थे, वैसे आज इसमें भी 20 होंगे। तो चीज़ आपको बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, आप कॉन्सेंट्रेट बनाकर, ठीक है, एकाग्रचित्त मन के साथ में आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित शब्द है। बाटू नृत्य, तिल्लाना, थारीझाम या पितांग। ठीक है, तो अब देखिए जो भरतनाट्यम आपने पढ़ा होगा उसमें 5 स्टेप होते हैं। उस 5 स्टेपों में एक स्टेप कौन सा है? तिल्लाना। क्या होता है? तिल्लाना। तो भरतनाट्यम संबंधित एक शब्द कौन सा है? तो वह है कौन सा? तिल्लाना होता है। कौन सा होता है? तिल्लाना होता है। ठीक है, अब देखिएगा जो भरतनाट्यम है इसको हालांकि कई हम लोग नाम देते हैं। इसे हम लोग एक हार्य भी कहते हैं, इसे दासी अट्टम भी कहते हैं। दासी अट्टम भी कहते हैं। इसके क्या होते हैं? ये नाम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये नाम होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। भरतनाट्यम से कई सारे स्टेप जुड़े होते हैं। ठीक है, हालांकि 5 चरण होते हैं जिसमें से अल्लापुरम भी है, ठीक है, अलारीपुरम भी है और तिल्लाना भी है। ठीक है, कुनबी नृत्य किस राज्य का है? ठीक है, सिक्किम का है, असम का है, गोवा का है या मिजोरम का है? तो जो जो कुनबी है ना, ये नृत्य ये बहुत ही प्रसिद्ध है। कहाँ का? गोवा का। और गोवा में एक और भी नृत्य है, फुगड़ी। फुगड़ी नृत्य ये भी बड़ी फेमस है। तो ये दोनों नृत्य जो हैं वो कहाँ के हैं? तो ये दोनों नृत्य आपके हो जाएंगे कहाँ के? तो गोवा के हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कहाँ हो जाएंगे? गोवा के हो जाएंगे। ई एम सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ई सुब्रमण्यम जो है वो किस वादन से जुड़े हैं? सारंगी से, तबला से, पखावज से या फिर गिटार से? तो अब देखो यहाँ पे पखावज क्या होगा? क्या क्या आपका सारंगी होगा? ठीक है, या फिर आपका गिटार होगा? ठीक है, तो इनका संबंध किससे है? ई सुब्रमण्यम। ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र के होते हैं। और तमिलनाडु जो क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे आपके क्या होते हैं वाद्य यंत्र वाले लोग होते हैं। जिसका संबंध थोड़ा सा अजीब, तबला वादक तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है, पखावाज नहीं है, गिटार नहीं है, तो ये क्या होंगे? सारंगी वादक। क्या होंगे? सारंगी वादक। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? चतुर्थ, छठी, पांचवी या सातवीं? देखो जो 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू हुआ था ना वो शुरू हुआ था 5वीं वाले में। ठीक है, 5वीं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो ये कब से कब तक अगर चलने की बात की जाए तो ये चला था 1974 से लेकर, आया ये 1979 तक के लिए था। लेकिन ये हालांकि चला, ये आया तो 1979 तक ही था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये 4 वर्षों तक ही चला। ठीक है ना, आया तो ये पूरा 1974 से लेकर 1979 तक था, लेकिन चला ये कितने साल तक? केवल 4 साल तक ही चला था, क्योंकि सरकार फिर चेंज हो गई। ठीक है, अब जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसको ध्यान रखिएगा कि इसका अगर मॉडल पूछ लिया जाए, मॉडल तो इसको बताना है डीपी धर मॉडल। ठीक है, डीपी धर मॉडल। ठीक है, बहुत जगह पे डीटी लकड़वाला भी मिलता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि डीटी जो लकड़वाला है उनकी अध्यक्षता में एक बनाई गई थी क्या? गरीबी निर्देशांक बनाया गया था। जो बताया गया था कि हाँ कि गरीबों, मतलब गरीब कौन हो सकते हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में कौन होंगे, शहरी क्षेत्रों में कौन हो सकते, उसके लिए मानक क्या है? ठीक है, तो गरीबी निर्देशांक डीटी लकड़वाला ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही बनाई थी। अब जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें आपने देखा कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ वह देश
बचाओ का नारा दिया गया। नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। तो इंदिरा गांधी ने दिया था ये नारा इस, ठीक है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना ये देखेंगे तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कितने 4 साल तक ही चली थी, और गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा भी दिया गया, और 20 सूत्री कार्यक्रम भी इसी में शुरू किया गया, ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम इसी में शुरू किया गया। उसके अलावा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी इसी में शुरू किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था 1974 में, ठीक है। इसके अलावा एक आपने सुना होगा कि समेकित बाल विकास कार्यक्रम ICDS भी शुरू किया गया था इसी में 1975 में ही शुरू किया गया था ना। इसे हम बोलते हैं समेकित बाल विकास कार्यक्रम, ये भी 1975 में ही शुरू हुआ था, जिसे बोलते हैं ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, ICD कार्यक्रम यहाँ से बोल सकते हैं, प्रोग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये समेकित बाल विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया था 1975 में। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थापित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार? क्योंकि बोकारो एक क्या है, जिला है। बोकारो क्या है, एक जिला है। कहाँ पे है? झारखंड में है। तो जो ये बोकारो स्टील प्लांट है, इसको ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका कौन सा थर्ड 5 ईयर प्लान जब शुरू हुआ, ये 1961 से लेकर 1966 के बीच में, ठीक है। इसमें हालांकि इसको बोकारो स्टील प्लांट को जो शुरुआत हुई थी वो 1900 तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना किया गया था। तो जो स्टील प्लांट है ये ध्यान रखेंगे कि किसके सहयोग से लगा था, तो ये कहीं ना कहीं रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। रूस के सहयोग से क्या हुआ, स्थापित किया गया था बोकारो स्टील प्लांट। कहाँ पे है? झारखंड में। तो बोकारो एक नदी भी है और बोकारो एक आपका जिला भी है। कहाँ पे है? तो वो झारखंड में है। और फोडोंग मठ इस राज्य में स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है, ये भी सही है, किस राज्य में या इस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, और लद्दाख में या सिक्किम में? तो अब देखो यहाँ पे सवाल जो आपका सही आंसर है वो आपका है फोडोंग मठ। तो फोडोंग मठ का संबंध है किससे? तो वो है सिक्किम से। कहाँ से है? सिक्किम से है भाई, सिक्किम से। बाकी आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में तो ठीक है, तवांग मठ है। कौन सा है? तवांग मठ है। कौन सा मठ है? तवांग मठ है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो ताबो मठ है। कौन सा है? ताबो मठ। स्पीति घाटी में है, एक वहां पे घाटी है। कौन सी? स्पीति घाटी। तो स्पीति घाटी में ये है। बाकी ये देखेंगे तवांग मठ, तवांग जिला है ना, तवांग जिला वहां पे है। लद्दाख में आप देखेंगे तो हेमिस मठ है। कौन सा है? हेमिस मठ है। कौन सा? हेमिस मठ है। सिक्किम में फोडोंग मठ है। तो मठों का संबंध किससे होता है? ये होता है बौद्ध धर्म से। किससे होता है? बौद्ध धर्म से होता है। अब देखिए होयलेश्वर मंदिर किस राज्य का एक यूनेस्को साइट है? तो होयसल वंश सुना होगा आपने, होयसल वंश। तो होयसल वंश ये खासकर कर्नाटक में अपना शासन कर रहे थे। तो होयलेश्वर जो मंदिर एक क्या है, समूह है, वो कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग झारखंड से संबंधित है? पैतकर, जदोपाटिया, एक और दो दोनों, या मंजूषा? अब देखिएगा, आपने ज्यादातर जदोपाटिया पढ़ा होगा। तो जो जदोपाटिया पेंटिंग है ये झारखंड और बिहार में तो फेमस है, लेकिन स्पेशली झारखंड की बात की जाए तो वो पैतकर भी है। कौन है? पैतकर है। तो पैतकर और जदोपाटिया ये दोनों झारखंड की क्या है? पेंटिंग्स हैं, ठीक है, ये है।
बाकी जो मंजूषा और मधुबनी ये दोनों बिहार की हैं। कहाँ की हैं ये दोनों? बिहार की। ठीक है, जैसे वर्ली चित्रकला की बात की जाए तो वर्ली चित्रकला कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। जैसे किशनगढ़ शैली की बात की जाए तो जो किशनगढ़ शैली जो आपका चित्रकला है वो आपका राजस्थान का है। वैसे ही आप देखेंगे तो जैसे कांगड़ा चित्रकला शैली ये कहाँ का है? तो ये हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्या हैं लोक कलाएं भी हैं, जैसे एप्पन। कौन सा है? एप्पन। तो एप्पन लोक कला कहाँ का है? एप्पन। तो एप्पन क्या है? ये खासकर ध्यान रखो, ये लोक कला है, लोक कला। तो ये है हमारा उत्तराखंड का। कहाँ का है? उत्तराखंड का। जैसे आप देखेंगे अल अल्पना, ये भी क्या है? लोक कला ही तो है। ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है नहीं? पश्चिम बंगाल का है। जैसे अगर आप और देखेंगे गोदना की बात कर लेते हैं तो गोदना ये कहाँ का है? बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। जैसे अगर हम मेहंदी की बात कर लें, मेहंदी और मंडाड़ा ये कहाँ का? राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का है। जैसे आप रंगोली कहते हो तो रंगोली कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। जैसे चौक पूर्णा कहते हो, चौक पूर्णा लोक कला कहाँ का है? तो यूपी का है। कहाँ का? यूपी का है। ठीक है। नाग गुम्फन लोक कला या चित्रकला कहाँ का है? तो वो गुजरात का है। आगे देखिए, अगला है रियाल किस देश की मुद्रा है? क्यूबा, है नी, ब्राजील, मलेशिया, थाईलैंड। ठीक है, तो इसमें देखिए जो रियाल है वो कहाँ की मुद्रा है? वो है ब्राजील की। कहाँ की है? ब्राजील की है। ठीक है, कहाँ की है? ब्राजील की है। जैसे आप देखेंगे थाईलैंड की बात करते हैं तो थाईलैंड में तो बहुत चलता है। यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ चलता है बहुत मुद्रा। यहाँ पे क्या चलती है? बहुत चलती है। ठीक है ना, क्या चलती है? बहुत चलती है। और बाकी मलेशिया में तो रिंगिट चलता है। मलेशिया में तो रिंगिट चलता है। ठीक है? महाकुंभ 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो देखिए जो महाकुंभ 2025 है इसका जो उद्घाटन ये चल रहा है, मतलब ये हो रहा है वो उत्तर प्रदेश चल रहा है। तो महाकुंभ 2025 का उद्घाटन चलने की बात करेंगे तो ये कब से कब तक चलेगा? तो ये आप देखेंगे तो इसका जो चलना शुरू है ये शायद आई थिंक 13 जनवरी से शुरू है और ये कहीं ना कहीं 26 फरवरी तक ये चलेगा। ठीक है, 13 से लेकर 26 फरवरी तक ये चलेगा। तो ये कब से कब तक चल रहा है? 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक। 2025 तक। तो इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है विशेष रूप से। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं। अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से भाई किसे दिया गया है ना? निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो जरा किसे दिया गया है? तो निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? किसे, अच्छा ये भी देखो किसे प्राप्त नहीं हुआ है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। ये प्राप्त नहीं हुआ है। प्रवीण कुमार, डी गुगेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत कौर। तो यहाँ पे देखिए प्राप्त नहीं हुआ है ना, तो ये प्राप्त हुआ है, इनको नहीं हुआ है। हरमनप्रीत कौर को नहीं प्राप्त हुआ है। अब कहोगे हुआ तो था, नहीं ये नहीं थी, इनका नाम था। इनके जगह पे जो किसे प्राप्त हुआ है वो ध्यान रखिएगा, वो हैं 4 लोग हैं। तो इस बार जो 2000, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अभी जो है जो 24 का था, ये 25 में हालांकि प्राप्त हुआ है लेकिन घोषणा 24 में हो गई थी। तो जो 2024 वाला है ना,
2024। इसमें 4 लोगों को मिला था। कितने लोगों को? 4 लोगों को मिला था। उसमें से प्रवीण कुमार एक है, डी गुकेश भी है, ठीक है, मनु भाकर भी है, ठीक है, और एक नाम इसमें जुड़ेगा, वो कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह है, जो क्या है, ये भारतीय हॉकी टीम के क्या है, कप्तान है। क्या है? ये कप्तान, इन्हें प्राप्त हुआ है, ठीक है, इन्हें प्राप्त हुआ है। जबकि हरमनप्रीत कौर तो एक क्या है, क्रिकेट महिला क्रिकेटर है, ठीक है, क्या है, महिला क्रिकेट, इन्हें नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो मनु भाकर, तो इनका संबंध शूटिंग से है, डी गुकेश शतरंज से है, प्रवीण कुमार की अगर बात करें तो इनका संबंध क्या है, ऊंची कूद से है, ये पैरा एथलीट्स खिलाड़ी हैं। और प्रवीण कुमार आपके उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। कहाँ से रखते हैं? उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, ठीक है, नोएडा वाले क्षेत्र से, ठीक है। तो प्रवीण कुमार, तो इसमें से किसे प्राप्त नहीं हुआ? तो ये प्राप्त हुआ, हरमनप्रीत कौर नहीं है इसमें, ठीक है। 4 लोगों को प्राप्त हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? 236, 225, 140, 290। तो श्रीलंका की जो संसद है उसमें सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? 225 है, ठीक है। जैसे हमारे यूपी में देखा जाए, सॉरी, हमारे भारत में देखा जाए तो संसद में कितने सदस्य होते हैं, और दोनों को मिला लिया जाए, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, तो अधिकतम की बात करते हैं तो वो एक में 250 होते हैं और एक में क्या है, 550 होते हैं। तो इस स्थिति में आपको कितने हो गए? तो 5 2 7 1 8, टोटल कितने हो गए? 800 हो गए भाई। कितने हो गए? 800। तो भारत की संसद में कुल सदस्य कितने हैं? 800। मतलब इतने हो सकते हैं, वर्तमान में कम घट ज़्यादा से होते हैं, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे 545 हैं, यहाँ पे 245 हैं, ठीक है। तो अधिकतम 800। आगे देखिए, ऑफ ब्रेक शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से या क्रिकेट से? क्या है? ऑफ ब्रेक। तो ऑफ ब्रेक का संबंध किससे है? क्रिकेट से। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई थी? प्रो कबड्डी ये कब हुई थी? 2014 में। जैसे आईपीएल की स्थापना कब हुआ था? तो आईपीएल की स्थापना कब हो रहा है? 2008 से हो रहा है ना। आईपीएल कब हो रहा है? 2008 से। और आईपीएल के संस्थापक कौन है? आईपीएल के अगर संस्थापक पूछा जाए तो वो कौन है? तो ललित मोदी। नाम क्या है? ललित मोदी। ये आईपीएल के संस्थापक हैं, इन्होंने आईपीएल की क्या की थी? शुरुआत की थी। अगला, संविधान के किस भाग में संशोधन का प्रावधान है? संशोधन 368, आर्टिकल तो 368 ही है ना। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 368 है, लेकिन भाग कौन सा है? भाग है 20। तो 20 भाग के जो अंतर्गत की बात करते हैं, अंतर्गत आर्टिकल कौन सा है? 368, ठीक है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका जो देश है वहां से हमने इसको अपनाया है, ठीक है, वहां से अपनाया है। भाग है कौन सा? 20। और आर्टिकल है कौन सा? 368। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? मतलब स्वतंत्र भारत में जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? ये पूछ रहा है। 1960, 1928, 1980 या 1948? तो ये जीता था कब? 1948 में। कब? मतलब स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब जीता? 1948 में जीता। अब देखो, जो 1980 है, ये बात करें कि इसमें क्या है कि भारतीय हॉकी टीम ने अंतिम बार क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता? स्वर्ण पदक। यानी कि भारतीय हॉकी टीम ने सबसे ज्यादा बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीते हैं, यानी कि 8 बार जीते हैं। उस 8 बार की हम बात करते हैं तो उस 8 बार में देखा जाए तो जो अंतिम बार जीता था वो 1980 में जीता था, ठीक है।
और स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब जीता, तो 1948 में जीता, 1956 में भी जीता, 1960 में भी जीता, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक 4 साल बाद होता ही होता है, ठीक है, प्रत्येक 4 साल बाद होता है। तो 1900 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा अंतिम बार, और स्वतंत्रता के बाद हो जाएगा 1948 में, 1948, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्राचीन बंदरगाह सोपारा, ठीक है, एक प्राचीन बंदरगाह है जिसका नाम है सोपारा, वो पूछ रहा है किस राज्य में है, ठीक है, किस राज्य में है। तो भाई अगर बंदरगाह है तो वो किसी न किसी क्या हो, तटीय राज्य के किनारे होगा, कहाँ होगा, तटीय राज्य के किनारे होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप एक सवाल, तो देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तो सीमा ही नहीं लगती है समुद्र से, और ना ही लगती है तेलंगाना की लगती है। तो बचा कौन सा, दो, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो जो सोपारा है, सोपारा बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में, कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में है। आगे देखिए, कंचनजंगा पर्वत चोटी किन दो देशों के मध्य स्थित है, ठीक है। अब देखो कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, जो सबसे ऊंचा पर्वत है भारत में, वो कौन सा है आपका, कंचनजंगा ही है, जो कि सिक्किम में है। लेकिन साथ साथ में थोड़ी सी सीमा नेपाल की भी लग जाती है, ठीक है, इसकी सीमा लग जाती है। कंचनजंगा चोटी की कुल हाइट अगर देखा जाए तो 8,000, ठीक है, 8,598 मीटर की है, 98 मीटर की है, ठीक है। और ये कंचनजंगा पर्वत अगर बात करें तो ये कहाँ पे है, भारत के सिक्किम में ही तो है, सिक्किम में, ठीक है, क्या है, सिक्किम में है, क्योंकि नेपाल और भारत के सीमा वाले क्षेत्र में ही है कंचनजंगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, उबेर कप, बैडमिंटन, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, उबेर, बैडमिंटन, राइडर कप गोल्फ, आगा खां कप हॉकी, रोवर्स कप क्रिकेट। अब देखो कह रहा सुलेमित नहीं है, तो सुलेमित नहीं है तो हमें पता है कि रोवर्स कप का संबंध क्रिकेट से तो नहीं है, इसका संबंध तो फुटबॉल से है नहीं। ध्यान रखेंगे कि जो रोवर्स कप है इसका जो संबंध है वो किससे है, वो है फुटबॉल से, फुटबॉल से, क्योंकि फुटबॉल से संबंधित बहुत सारी ट्रॉफियां हैं। जैसे अगर आप बात करो बीसी राय कप का संबंध किससे, फुटबॉल से ही है। डूरंड कप की बात करो तो भी फुटबॉल से है, ठीक है। और एक मर्डेका कप की बात, अच्छा इसी के वो दो तीन हम लिख लें कि ठीक है कौन कौन से ट्रॉफियां फुटबॉल से हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक कौन सा आपका है, बीसी राय कप, इसके अलावा एक देखा जाए तो डूरंड कप, डूरंड कप, इसके अलावा और हम देखें तो एक होगा संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, इसके बाद देखेंगे तो मरडेका कप, मरडेका कप, फिर देखेंगे तो आशुतोष मुखर्जी कप, मुखर्जी कप, आशुतोष मुखर्जी कप, ठीक है। और अगर देखेंगे तो डीसीएम एक कप होता है, डीसीएम कप होता है, ठीक है ना। तो ये सब किसका संबंध है, फुटबॉल से ही क्या है, संबंध रखते हैं, ठीक है। बाकी ये भी सही है, आगा खां कप हॉकी से है, ठीक है। और अजलान शाह कप भी हॉकी से आपने सुना होगा, राइडर कप तो गोल्फ से है ही है, उबेर कप और थॉमस कप बैडमिंटन से है, ठीक है। तो उबेर कप भी है और एक थॉमस कप भी है। तो उबेर कप जो है ये महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन प्रतियोगिता है। वहीं पे जो थॉमस कप है वो भी, थॉमस जो कप है, थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से, ये भी है, थॉमस कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से। लेकिन ये पुरुषों का क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है, क्या है, पुरुषों का क्या है, अंतरराष्ट्रीय ये प्रतियोगिता है, ठीक है। तो ये आपको ये बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के अंतिम सवाल पर।
लिखा कि संसद के अंगों में कौन शामिल नहीं है, यानी संसद का कौन सा अंग नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि संसद 3 लोगों से मिलके बनती है, यानी संसद के हमने 3 अंग माने हैं, तो वो संसद के फिर 3 अंग कौन कौन से आपके होंगे, ठीक है, कौन कौन से होंगे। तो देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा, महान्यायवादी, राज्यसभा। तो अब देखिएगा यहाँ पे नहीं है ना, तो आपका ये महान्यायवादी नहीं होता है, क्योंकि महान्यायवादी ये नहीं होगा, क्योंकि संसद की अगर बात करते हैं तो संसद ये 3 लोगों से मिलके बना होता है, ठीक है। यहाँ पर एक तो शीर्ष पे कौन होगा, यहाँ पर राष्ट्रपति होगा, ठीक है, कौन होगा शीर्ष पे, कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। और फिर क्या होंगे यहाँ पे लोकसभा, और हो जाएगा यहाँ पे राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो संसद ये 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो वहीं पे संसद का जो उल्लेख है वो आपका किस आर्टिकल में है, 7(9) में है, ठीक है। वहीं राज्यसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो 80 में है। वहीं लोकसभा का किस में है आर्टिकल, तो 81 में। कहाँ पे है, 81 में हो जाता है। और राष्ट्रपति के बारे में तो जानते ही हैं कि राष्ट्रपति का उल्लेख तो किसमें है, आर्टिकल 52 में है, ठीक है, किसमें है 52 में है। क्योंकि राष्ट्रपति आपने पढ़ाई है कि राष्ट्रपति जो होगा संघ कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वो तो आर्टिकल 53 में बोला ही गया है, ठीक है, आर्टिकल 53 में बोला ही गया है कि वो संघ कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। लेकिन राष्ट्रपति पद का उल्लेख 52 में ही है, ठीक है। महान्यायवादी नहीं है, तो महान्यायवादी नहीं है तो इसका भी तो, लेकिन इसका उल्लेख किस आर्टिकल में ये पूछ लिया जाए तो ये है क्या, 76 यानी कि 76 में है। और ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि कानूनी अधिकारी होता है, यानी कि विधि या कानून अधिकारी होता है, या हम ये कह लें कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, ठीक है। यानी भारत सरकार को कोई भी, भारत सरकार की तरफ से कोई भी अगर कानूनी परामर्श लेना हो या उसकी तरफ से कोई वाद विवाद को देखना है तो महान्यायवादी ही उसको देखता है, ठीक है। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, तो वो करेगा राष्ट्रपति, क्योंकि ये केंद्र की बात है। जैसे राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं, नहीं, एडवोकेट जनरल, क्या बोलते हैं उनको, एडवोकेट जनरल कहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे महान्यायवादी होगा। तो ये हमारे कितने हो गए आज के, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, फिर नए उमंग और जोश के साथ। तो आज इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।